बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का जो एटम होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के एटम को क्या करता है, उसकी पोजीशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? तो अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी थी कि हमें कैसे पता लगेगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए पहले कि कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ये हमें क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। सही? तो इसके लिए देखिए आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था। बताइए याद करने का तरीका याद है किसी को? बताइए क्या है तरीका? सही है। देखिए अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, सही, तो इसको सीरीज़ को याद करने का एक तरीका है। उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्लीज़ सेंड चार्ल्स मंकी एंड जेब्रा इन लेड हार्ड केज विद मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड। ये तरीका है। सही? हमें क्या करना है, पहला पहला जो लेटर है, जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनके हमें क्या करना है, जो पहला लेटर है उस पर फोकस करना है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए प्लीज़ का क्या हो गया, पी, एस, सेंड का हो गया एस, तो पी से क्या होता है पोटेशियम, और इससे एस से क्या होता है सोडियम, और सी से क्या होता है कैल्शियम, एम से क्या होता है मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। अच्छा ये जो है ना विद जो मैंने इंक्लूड किया था वो स्टेटमेंट पूरी करने के लिए किया था। फिर मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सही? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना, ये चैप्टर 3 में आएगी। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस, दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound। सही? इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का एटम होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के एटम को क्या करता है, उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? अच्छा अब इसका सबसे पहला एग्जांपल है व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज placed in a copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained। सही? इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है उसमें देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम जिंक की स्ट्रिप रखते हैं, सही, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना, जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उस पर मैंने प्लस लगा दिया और जो कम रिएक्टिव है उस पर माइनस लगा दिया। सही? तो यहाँ पे जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो वो क्या करेगा, उसको उसकी प्लेस से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसको क्या करेगा, उसकी प्लेस से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। तो क्या बनेगा, एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और बच क्या जाएगा, कॉपर। क्लियर है? अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और जिंक का जो होता है वो सिल्वरी वाइट होता है। सही? जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन किसका बनता है, जिंक वो क्या होता है, कलरलेस,
और कॉपर का क्या होता है, रेडिश ब्राउन। सही है, वगैरह आप जरूर ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, जिंक जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक ने क्या किया, कम रिएक्टिव कॉपर को उसकी प्लेस से हटा दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और इसमें एक बात ध्यान रखना, इनिशियली जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसका कलर क्या था, ब्लू, और बाद में क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो है ये भी कॉपर सल्फेट से ही रिलेटेड है। इसमें मैंने कहा है व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम मैग्नीशियम मेटल का पीस जो है वो किस में प्लेस करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो उस केस में एक तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, और कॉपर मेटल जो होगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा। कॉपर मेटल जो होगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा। क्लियर है? तो देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू। जब इसके अंदर हम डालेंगे किसके पीसेस, मैग्नीशियम के, तो अब मैग्नीशियम देखिए ऊपर आता है। सही है? सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, सही, फिर क्या आता है, कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो 4th नंबर पे आ रहा है ना, तो मैग्नीशियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो इसलिए वो क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। सही है? तो इसमें क्या बनेगा, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो फॉर्म होगा। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट का जो कलर होता है वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर का रेडिश ब्राउन। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें हम कॉपर सल्फेट देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को किसके आ रहे हैं। सही, इसमें इन्होंने कहा है व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन मेटल के पीस को किस में डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या बनता है, एक तो आयरन सल्फेट बनता है और मेटल जो होता है वो फॉर्म होता है, कॉपर मेटल जो होता है वो फॉर्म होता है। क्लियर है? तो अब देखिए कॉपर सल्फेट आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। जब इसमें आप आयरन को डालोगे तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। क्लियर है? तो इस केस में आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, हाँ आयरन सल्फेट बनेगा, और दूसरा जो है कॉपर जो है वो फॉर्म होगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश होता है। सही है, लाइट ग्रीन। कॉपर का क्या होता है, रेडिश। क्लियर है? तो अच्छा, अब तक देखो हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई किससे, पहले कराई थी जिंक से, फिर कराई मैग्नीशियम से, फिर कराई आयरन से, और हर बार वो डिस्प्लेस हो गया, हर बार गया। तो इसका मतलब जो है मैग्नीशियम और आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है, मतलब ये तीनों के तीनों जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं जब भी डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, अब इसमें मैंने कहा व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। सही, जब हम क्या करते हैं, लेड की स्ट्रिप को डालते हैं किसके अंदर, कॉपर क्लोराइड के अंदर, तो क्या बनता है, हाँ सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेड क्लोराइड का होगा, और कॉपर मेटल जो होगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा। यहाँ तक क्लियर है? हम क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। सही है, ये ग्रीनिश टाइप का होता है,
जब इसके अंदर हम किसको डालते हैं, लेड की स्ट्रिप को डालते हैं, तो लेड जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, सही, और खुद जो है वो जुड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन किसका बनेगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर क्या होगा, रिलीज हो। क्लियर है? तो अच्छा, यहाँ पे ना आप कलर जरूर याद कर लेना, ज़्यादातर वो कलर वगैरह ही पूछते हैं, सही। कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेड ब्लूइश ग्रे का होता है, और लेड क्लोराइड कलरलेस होता है, और कॉपर रेडिश ब्राउन। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब हम कॉपर की स्ट्रिप को किस में डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या बनता है, एक तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, और दूसरा सिल्वर मेटल जो होता है वो फॉर्म होता है। क्लियर है? तो अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, इसके अंदर जब हम कॉपर को डालते हैं तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है, उसका कलर क्या होता है, ब्लू, और साथ में सिल्वर जो होता है वो फॉर्म होता है ग्रेइश वाइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर जो होता है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या करता है, उसको उसकी पोजीशन से, उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? तो इसमें बच्चों कलर वगैरह का ध्यान रखना सही है, और जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे सॉरी, तो उसका नाम वगैरह आपको जरूर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब हम आयरन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, एक तो आयरन क्लोराइड बनता है, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आप इसमें बताइए गोपाल, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बैठ के बताओ, बैठ के। हाँ, आयरन जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, सही है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि जी यहाँ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो हैं, तो हो सकता है क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर रहा हो, सही है। तो बताओ कहाँ से आइडिया लगाया, अभी कहीं ना कहीं से तो लगाया होगा आइडिया। भाई यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, सही है। तो हमें कैसे पता लगेगा वो हाइड्रोजन को हटा रहा है या क्लोराइड को हटा रहा है? सर वहाँ पे तो दो है सर, जो फॉर्म होगा उसे, हाँ, जो यहाँ ना, यहाँ से देखोगे आप, सही है। यहाँ कौन भागा है, हाइड्रोजन भागा है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन से कंपटीशन कर रहा होगा। तो ये तो आप पता कर लोगे ना आराम से। अच्छा, और सीरीज जरूर याद कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में इन्होंने क्या कहा है, मैग्नीशियम जब किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी, सही। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है? अच्छा, अब आकर्षण बताओ, इसमें कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को। हाँ, ये तो देखो ये अकेला है मैग्नीशियम, तो इसका मतलब यही डिस्प्लेस कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा, यहाँ देख लो जो अलग हुआ है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर। क्लियर है? अच्छा, बाकी रिएक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज जो है दोबारा से बता देता हूँ। वैसे थर्ड चैप्टर में अभी से याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें आएगा प्लीज सेंड चार्ल्स
monkey and zebra in lead hard cage with maximum security guard। सही है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। सही है, अब उसमें जितने भी वर्ड है उनका पहला पहला लेटर आप देख लो। पी हो गया पोटेशियम, और एस हो गया सोडियम, सी हो गया कैल्शियम, एम हो गया मैग्नीशियम, ए हो गया एल्यूमिनियम, जेड हो गया जिंक, आई हो गया आयरन, ये तो लेड है ही। सही, एच हो गया हाइड्रोजन, सी हो गया कॉपर, ये केवल उसके लिए होता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। एम हो गया मरकरी, एस हो गया सिल्वर, और जी हो गया गोल्ड। इसमें जो जितना ऊपर लिखा हुआ है, जो जितना पहले आ रहा है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, नेक्स्ट सोडियम है, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्युमिनियम, नेक्स्ट जिंक, नेक्स्ट आयरन, नेक्स्ट लेड, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट कॉपर, मरकरी, नेक्स्ट सिल्वर, और लास्ट में आ गया गोल्ड। सही, होते तो बहुत सारे एलिमेंट हैं मगर हमें इन्हीं फोकस करना है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है जिंक सल्फेट का, और मैं आयरन के साथ उसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। आयरन की मैंने नेल ली, उसको मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आप बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। हम ये देखेंगे आयरन कहाँ है और जिंक कहाँ है। सही है, तो आयरन कहाँ है बच्चों? ये रहा, है ना, और जिंक कहाँ है? उसके ऊपर। तो जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये तो आगे बात समझ। तो इसमें आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है इस केस में नहीं होगी। क्लियर है? तो अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। सही, कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। सही, तो बताओ क्या होगा? हो जाएगी रिएक्शन? हाँ, पहले तो कॉपर ढूंढो कहाँ है, कॉपर ये रहा, और जिंक ढूंढो कहाँ है, जिंक ऑलरेडी ढूंढा हुआ है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। बस जिंक सल्फेट का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ तो सिंपल है, ZnSO4 है प्लस कॉपर। इसमें देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। मान लीजिए बीकर है, इसके अंदर हमने क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है, और यहाँ पे मैंने कॉपर, ओहो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। सही है, और जिंक की एक स्ट्रिप डाल दी यहाँ पे, या ग्रेन्यूल्स वगैरह डाल दिए। सही है, अब होगा क्या, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाएगा। सही है, और यहाँ से जो कॉपर निकल रहा है वो क्या होता है, वो इसके ऊपर इकट्ठा होना चालू हो जाता है। इसके ऊपर क्या होगा, मान लो ये स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा, चिपकना चालू हो जाएगा। सही है, जो भी मेटल रिलीज होता है ना, ये कॉपर रिलीज हो रहा है, वो कॉपर सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। आपने यहाँ पे स्ट्रिप रखी है, ग्रेन्यूल्स रखे हैं, या कोई रिबन रखा है, उसके ऊपर वो क्या होगा, चिपकता हुआ चला जाएगा।
क्लियर है? ये हम क्या करेंगे, एक्टिविटी में करेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। तो ये बच्चों याद तो कर लोगे, थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले तो याद कर ही लोगे इसको अच्छे तरीके से, सही है? इसमें ना क्वेश्चन भी आता है कई बार, वो ये रिएक्शन दे देंगे, वो पूछेंगे क्या फॉर्म होगा, तो आप लिखोगे भाई ये जो है आयरन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है जिंक से, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बार क्या हुआ था, क्वेश्चन आया था बड़ा इजी, उन्होंने कहा कॉपर सल्फेट है, ये आयरन से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है, सही? कॉपर सल्फेट जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, ऑप्शन दिए हुए थे, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर जो है कम रिएक्टिव होगा आयरन से। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर जो है कम रिएक्टिव है जिंक से। तो कॉपर सल्फेट एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर जो है कम रिएक्टिव होगा एल्युमिनियम से। सो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो आप क्या ऑप्शन लिखोगे? कॉपर जो है इन चारों में, कॉपर, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम में लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। आगे बात समझ? कई बार वो ऐसी रिएक्शन दे देंगे रिएक्ट नहीं हो सकती, वो पूछेंगे जी इसका बताओ, तो अगर आपको सीरीज याद होगी तो बड़े आराम से आप बता दोगे। अभी बच्चों कुछ रिएक्शंस हैं, ये आप देख लीजिएगा, सही है? अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड चैप्टर में। अच्छा देखो भाई, ऐसा होता है, आपने वो देखी होगी पटरियाँ देखी होंगी जिसके ऊपर ट्रेन भागती है, अगर उसमें क्रैक आ जाए तो कैसे जोड़ोगे? बताओ। अगर मान लीजिए रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनमें अगर क्रैक आ जाते हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे? गरम अगर आप आयरन डालोगे उसके अंदर तो वो उसको भी तो पिघला देगा। सर हीट कर देंगे ताकि मेल्ट होके वो फिल हो जाए। तो उसके लिए रेलिंग उठा के लेके जानी पड़ेगी हमें, वेल्डिंग नहीं हो पाती ना, वही तो दिक्कत है। वेल्डिंग उतनी मजबूत थोड़ी ना होती है। हाँ ये बढ़िया कर दो। देखो उसमें ये क्या करते हैं, एल्युमिनियम का पाउडर लेते हैं, सही है, और उसका मिक्सचर बनाते हैं किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ, सही है। एल्युमिनियम क्या क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके साथ उसका मिक्सचर बना देते हैं। क्लियर है? अच्छा ये, और इसको क्या करते हैं, जहाँ जहाँ क्रैक होता है वहाँ पे भर देते हैं, जहाँ जहाँ क्रैक होता है वहाँ पर क्या करते हैं, भर देते हैं। क्लियर है? दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम होता है आयरन से, रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना, तो एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, सही। तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और आयरन जो रिलीज होता है वो क्या करता है, उस क्रैक को पूरा का पूरा भर देता है। आगे बात समझ? और इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होती है हीट। मान लीजिए रेलवे, तो उसको आप जैसे मर्जी, आप वेल्डिंग अगर आप सोचो जी हम कर लें तो वेल्डिंग में उतनी मजबूती, सही है, और पिघला हुआ आप वो डालोगे, आयरन डालोगे तो वो खराब करेगा, सही। डिस्प्लेस करने, रिप्लेस करने से बढ़िया क्या होता है, वो क्या करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर लेते हैं और फेरिक ऑक्साइड, इनका मिक्सचर बना के क्या करते हैं, जहाँ जहाँ क्रैक होता है उसमें भर देते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम जाती है, जो आयरन फॉर्म होता है वो क्या करता है, क्रैक को कम्प्लीटली फिल कर देता है, सही। और इसकी जो मजबूती होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओरिजिनल जैसी मजबूती तो खैर होगी नहीं, सही, मगर काफ़ी टिकाऊ होता है ये भी। क्लियर है? वेल्डिंग बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है ये आगे बात समझ। तो ये बच्चों काफ़ी
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे ना हो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है? नहीं, अच्छा अब देखो, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स एंड एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, ये समझ लो। एक अगर दूसरे को हटाता है तो दूसरा क्या करता है, पहले को हटा देता है। क्लियर है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, मान लीजिए ए को हम बी सी से रिएक्ट कराते हैं, तो इस केस में अगर बी ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तो वो बी को क्या करेगा, हटा देगा यहाँ से और खुद जुड़ जाएगा सी के साथ। सही है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ए बी प्लस सी डी है, सही है? ए ने सी को हटाया तो क्या बन गया, ए डी, तो सी क्या करता है, बी के साथ जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ए अगर सी को हटा रहा है, एक मिनट, ए डी आ गया और यहाँ क्या जाएगा, बी सी आएगा, शाबाश, सही है? ए ने क्या किया, सी को हटा दिया और डी के साथ जुड़ गया। अब सी खाली था, वो बी के साथ जुड़ गया, तो 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सही है? एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, वो आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर सामान खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने पैसे से क्या करते हो, सामान को एक्सचेंज कर लेते हो। सही है? आप रजिस्टर खरीदने गए तो आपने उसको पैसे दे दिया और उससे क्या किया, रजिस्टर्स ले लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है, ए और सी जो है वो अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखोगे तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होती है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, मान लीजिए आपने 2 सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट कराया, तो उसमें से कुछ सॉलिड जो होगा, सॉलिड कंपाउंड कोई ना कोई, वो क्या होगा, उन सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। सही है? 2 आपने क्या किए, सॉल्यूशन लिए, उनको आपस में रिएक्ट कराया, तो कई बार क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस बनता है और वो क्या करता है, सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे मान लीजिए आपको दूध दिया है, दूध को आप गर्म करते हो तो उसमें से मलाई निकल आती है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, दूध था उसको हमने गर्म किया, उसमें से मलाई निकल आई। ऐसे ही हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, उनको आपस में रिएक्ट कराया और वहाँ से क्या हुआ, सॉलिड कंपाउंड जो है एक बाहर निकल आया सॉल्यूशन से। क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जितनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उन सब में प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो डेफिनेशन तो आ गई होगी समझ। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लो, दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट्स, यहाँ पर क्या होंगे, 2 कंपाउंड्स क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और करेंगे क्या, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला जो आपको एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, सही, तो क्या बनता है बच्चों, एक तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। सही? सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है इसमें, और इसका कलर होता है वाइट होता है। साथ में सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है?
तो देखो यहाँ पर ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, इसका कलर जरूर याद करना है आपको। क्लियर है? ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, वो ये कह देंगे कि कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट वाली प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताओ, तो आप ये लिख दो या कोई और याद हो वो लिख देना। वैसे ज़्यादा रिएक्शंस है नहीं प्रेसिपिटेट की, सही है। मैं फिर भी थोड़ी ज़्यादा करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो 3-4 ही हैं बस। क्लियर है? बोर्ड में आपसे एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, मगर स्कूल वाले कहीं से भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा करानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो बन क्या रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन सा है, वाइट प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक और रिएक्शन आ गई, बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, और साथ में सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म होता है। सही? यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। ये क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है ना। देखो बेरियम जो है वो सल्फेट आयंस के साथ जाकर जुड़ गया। क्लियर है? और सोडियम जो है वो किसके साथ, क्लोराइड आयंस के साथ जाकर जुड़ गया। बेरियम उठ के किसके साथ जाकर जुड़ गया, सल्फेट के साथ। सही है? और सोडियम किसके साथ जाके जुड़ गया, क्लोराइड आयंस के साथ। या ये कह दो क्लोराइड सोडियम के साथ जुड़ गया, की बात है। सही है? तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपस में आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। भाई तू इसके साथ जुड़ जा, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें हमेशा प्रेसिपिटेट बनेगा, हमेशा। सही है? कई बार क्वेश्चन भी आता है, वाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सही है? अभी लिखोगे जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उनमें हर केस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जितनी भी रिएक्शन है ये पीपीटी जरूर याद करना किस कलर का बन रहा है। सही है? कई बार क्या होता है, बच्चे ना रिएक्शन याद हो जाती है, वो इसको पीपीटी लिखाते हैं। सही है? बच्चे सोचते हैं ये रिएक्शन याद कर ली, बहुत हो गया। और टीचर क्या करता है, साइंस का सिलेबस कम है। क्लियर है? इसमें बाहर से तो पूछ नहीं सकता, साइंस में जो चीज़ है वही तो पूछेंगे। मैथ्स में तो नया क्वेश्चन बन जाता है। अब साइंस में मान लो जी किसी की 2 आँखें हैं तो 2 ही आँखों से क्वेश्चन पूछेगा। सही है? 4-5 तो बना नहीं लेगा वो। तो इसमें आपका कोर्स उतना ही है, उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। सही? तो वो क्या कहेंगे, पूछ लेंगे ये अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो उसके लिए आपको रिएक्शन भी लिखनी ज़रूरी है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट है ये भी लिखना ज़रूरी है। तो इसको आपको क्या करना है, थोरोली रिवाइज करना है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और दूसरा कॉपर क्लोराइड बनता है। सही है? तो यहाँ पे देखिए बेरियम जो है वो सल्फेट आयंस के साथ जाकर जुड़ गया, और कॉपर ने किसको पकड़ लिया, क्लोराइड आयंस को। सही है? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये तो सॉल्यूशन होता है, और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिएक्शन, सॉरी। इसमें उन्होंने कहा व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो उस केस में क्या होता है, एक
ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, किसका? कॉपर सल्फाइड का, सही है। और सॉल्यूशन किसका बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, सही। कॉपर सल्फेट को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सल्फाइड। ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा प्रेसिपिटेट है? ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये काफ़ी यूनिक है। ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और ये मैंने जान के ढूंढ के निकाल के लिखी है, ये आपको मिलेगी नहीं एनसीईआरटी में, सही है। जितने मेन कलर दिखते हैं उनकी मैंने एक एक रिएक्शन लिख दी है। क्लियर है? फाइनली आपको याद ना एनसीईआरटी की ही करनी है, अभी ज़्यादा कर लो वो धीरे धीरे अपने आप ही एक दो भूल ही जाओगे तुम, सही है। ब्लैक का मैंने ढूंढ के एग्जाम्पल निकाला है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा है व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडिड टू एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं किसमें? एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आपको एल्युमिनियम क्लोराइड दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए जो एल्युमिनियम है वो किसके साथ जाकर जुड़ रहा है? हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, सही है। और जो अमोनियम है या क्लोरीन है वो आपस में आयंस जो है आपस में जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? वाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी करेंगे हम, सही है। आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दे रखी हैं 10 या 11, तो एक एक्टिविटी इसकी भी है, ये भी हमें करनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडिड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब हम क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को किस में डालेंगे? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे। तो इस केस में कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? येलो, सही है। और उसका नाम क्या होता है प्रेसिपिटेट का? लेड आयोडाइड। और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये भी याद कर लेना, क्यों येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? और फर्दर ये आपकी एक्टिविटी भी है। अच्छा यहाँ पे देखो कैसे हो रहे हैं। लेड जो है वो आयोडीन आयोडाइड आयंस के साथ जाकर जुड़ गया, सही है। और ये जो नाइट्रेट है ये किसके साथ जुड़ गया? पोटेशियम आयंस के साथ जाकर जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1। देखिए इसमें उन्होंने कहा व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप क्या करते हो? आयरन फिलिंग्स को डालते हो तो क्या होगा, सही है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये तो मेटल है, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? एसिड। जब भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? फॉर्म होती है, रिलीज होती है, सही है। ये 9th की आपकी प्रैक्टिकल की उसमें था, 9th की जो प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल थी ना आपकी, उसमें था ये, सही है। इसलिए वैसे आप पढ़ोगे इसको सेकंड चैप्टर में, तो ये याद कर लेना। इवन एक क्वेश्चन भी आता है कि जो दही होता है उसको हमें कभी भी मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए, सही। दही जो होता है उसको हमें मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए? उसके पीछे रीज़न क्या होता है? दही जो होता है उसमें एसिड होता है,
ये वाला एसिड नहीं होता मगर एसिड होता है इसमें, सही है। और मेटल कंटेनर क्या हो गया, मेटल हो गया। मेटल जब एसिड के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एक मेटेलिक सॉल्ट बनता है। एक क्या बनता है, मेटेलिक सॉल्ट। वो जो मेटेलिक सॉल्ट होता है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो कर्ड होता है उसको क्या करना चाहिए, कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्लियर है। इवन जो अचार होता है, अचार को कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, अचार में भी एसिड होता है, सही, विनेगर तो डालते ही हैं। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड क्या बनता है, मेटेलिक सॉल्ट। वो जो मेटेलिक सॉल्ट बनते हैं ना मेटल से ज़्यादातर, वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए अचार को हमें भी उस कंटेनर में नहीं रखना चाहिए मेटल के, सही है। ये आएगा जैसे सेकंड चैप्टर में। अच्छा, तो इसमें बच्चों बनता क्या है, एक तो बनता है, अच्छा इसमें बताओ आयरन और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, लिखी हुई है रिएक्टिव सीरीज, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सही है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा यहाँ पर आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ये जो आयरन है किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। Fe, सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। ये इसका फॉर्मूला देख लेना, FeCl2 होता है शायद। या क्या समझ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्लियर है। तो अच्छा ये बताओ क्या नाम है आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना। हाँ जी, ये बताओ, यहाँ पे इन्होंने कहा है, ये पढ़ा था ना हमने अभी कि हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के पाउडर को फेरिक ऑक्साइड के साथ मिक्स कर देते हैं और इनका जो मिक्सचर होता है उसको किस में डाल देते हैं, जहाँ पे रेलवे की पटरी में क्रैक जहाँ जहाँ पड़ा होता है वहाँ डाल देते हैं। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आयरन प्रोड्यूस होता है वो क्रैक को क्या करता है, पूरे तरीके से भर देता है, सही है। हाँ जी, अब इसमें उन्होंने पूछा गया है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सही है। इसमें ये जो एल्युमिनियम होता है ये क्या करता है, आयरन को उसके कंपाउंड से हटा देता है, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये बच्चों बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, सही है। ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ये मैंने सॉल्व कर कर आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, ये आपको ना दो रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ए और बी जुड़कर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सही। अब देखो आपको बताना है, ये दो रिएक्शंस हैं, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है और कौन सी डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड देखो, आयरन और सल्फर जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन दे रखा है, सही। तो क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को हटा दिया उसके कंपाउंड से, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी।